Hello friends, class 9th. Again today I am telling you the chapter electoral politics, the video 2 of that chapter. In the first video I taught you that why the election are necessary in our country, what the role of elections, that why we require the election, fair and free elections. So how the election commission do arrangement for the इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड की जाती हैं आइदर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस के लिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है। इलेक्टोरल लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं जो एलिजिबल हैं और उनके नाम हटाए जाते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। तो इसी तरीके से ये जो इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट है, अपडेट की जाती है और एलिजिबल लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं। इसी तरह से वोटर फोटो आईडी कार्ड होता है, इसके बेसिस पर हम वोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिस्ट बनाने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ऑफ वोटर लिस्ट, after preparing the voter list of eligible candidate and deleting the name of those person who are died। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की हम बात करें, जो एक कैंडिडेट होता है उसका नॉमिनेशन कैसे होता है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है आखिर वो नॉमिनेशन कैसे कर सकता है। वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। लोगों की क्या होती है, रियल चॉइस होती है, या लोगों के पास रियल चॉइस होनी चाहिए। दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। ऐसा तब हो सकता है ऑलमोस्ट जब किसी पर्सन के इलेक्शन लड़ने पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई पाबंदी ना हो, यानी कि कोई भी पर्सन रिच या पुअर, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड चुनाव लड़ सके। तब क्या हो सकता है, हमारे पास चॉइस हो सकती है। वी मे हैव ए चॉइस टू चूज अवर लीडर। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। ये जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, एनीवन हु कैन बी ए वोटर, हर कोई जो वोटर हो सकता है। ऑल्सो कैन बी ए कैंडिडेट, वो कैंडिडेट भी हो सकता है। लेकिन एक वोटर बनने में और एक कैंडिडेट बनने में एज अलग अलग होती है। जहां एक वोटर 18 ईयर्स कंप्लीट होने में होता है, वहीं कैंडिडेट तो विधानसभा इलेक्शंस के लिए 25 एज उसकी होनी चाहिए मिनिमम। ऐसे प्रेसिडेंट के लिए 35 एज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं एनीवन हु कैन बी वोटर, वो कैंडिडेट भी हो सकता है इलेक्शन में। द ओनली डिफरेंस, केवल डिफरेंस इतना ही है कि कैंडिडेट की जो मिनिमम एज होनी चाहिए विधानसभा के लिए 25 ईयर होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया। वाइल इट इज ओनली 18 ईयर, जबकि वोटर्स के लिए तो आफ्टर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स कोई भी वोटर बन सकता है। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन, कुछ अन्य रिस्ट्रिक्शन भी हैं ऑन क्रिमिनल, अपराधियों पर। जो अपराधी हैं या जो मेंटली हेल्थी नहीं है वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं, ना कैंडिडेट के रूप में खड़े हो सकते हैं। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केस, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं नॉमिनेट दियर कैंडिडेट, वो क्या करती है, अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है। गेट द पार्टी सिंबल, और उसको पार्टी सिंबल और सपोर्ट मिलता है। जो कैंडिडेट किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ता है, पार्टी क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है और उसको एक पार्टी सिंबल दिया जाता है। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड, पार्टी नॉमिनेशन का अर्थ ही होता है पार्टी टिकट, पार्टी से टिकट मिलना, यानी कि अथॉरिटी, अधिकार मिलना कि उसकी वो पार्टी उसे कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में उतारने जा रही है। एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन, हर कोई पर्सन जो इलेक्शन लड़ना चाहता है हैज़ टू फिल, उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसको हिंदी में नामांकन पत्र बोलते हैं।
और गिव मनी, और कुछ मनी सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होता है इलेक्शन कमीशन के पास। रिसेंटली हम देखते हैं जो न्यू सिस्टम आया है डिक्लेरेशन, जो घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार एक नया डिक्लेरेशन सिस्टम आया है जिसके तहत एवरी कैंडिडेट, जो हर कोई उम्मीदवार जो होता है, हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन, उसे कानूनी रूप से घोषणा करनी पड़ती है कुछ डिटेल के बारे में। वो डिटेल क्या है? व्हाट आर द डिटेल्स which is filled by a candidate before contesting the elections, सीरियस क्रिमिनल केसेबल, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस ना हो पेंडिंग कोर्ट में। डिटेल ऑफ द एसेट्स, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल की, उसके पास कितनी कितनी मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, लाइबिलिटीज हैं। कैंडिडेट एंड हिज, और उसकी परिवार और उसके नाम पे कितने उसके पास एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी हैं, उसकी डिटेल देना जरूरी होता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हालांकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो बहुत ही क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के सामने इन डिटेलों को देना जरूरी होता है कि वेदर यू आर क्रिमिनल और नॉट, एनी क्रिमिनल केसेस इज गोइंग ऑन, इज पेंडिंग इन द कोर्ट और नॉट, और whether he has a property or not, or whether he is educated or not। इनकी डिटेल्स हमें इलेक्शन कमीशन के सामने देना होता है। द इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक, और इस इंफॉर्मेशन को जो उस कैंडिडेट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को दी गई है उसको पब्लिक करते हैं। पब्लिक मतलब न्यूज़पेपर में दी जाती है, और न्यूज़पेपर से लोगों को ये पता चलता है कि उन जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है उसकी जो डिटेल है उसको क्या किया जाता है, पब्लिकली लोगों को बताया जाता है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, इससे क्या होता है, अवसर मिलता है वोटर्स को ये जानने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए कि इन जानकारी के आधार पर क्या वो लीडर एलिजिबल है। प्रोवाइडेड, जो कैंडिडेट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसके बेसिस पर एक जो वोटर्स होते हैं उनको डिसाइड करने में इजी रहता है कि वो किस लीडर्स को चुन सकते हैं और क्यों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें फॉर कैंडिडेट के लिए, इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि हमको इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ डिटेल देनी होती है, जैसे कि अपने आइदर कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है केसेस में कोर्ट में जो चल रहा है मुकदमा, और आइदर हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है या हमारी फैमिली के पास, और हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, और हम किस जगह रहते हैं, ये डिटेल देनी जरूरी थी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें किसी कैंडिडेट की, वो क्यों मांगी जाती है? वाई इज देयर नो एजुकेशनल, आखिर क्यों एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है? होल्डिंग इम्पोर्टेंट पोजीशन, इतने इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए जब कोई कैंडिडेट को कोई पोजीशन दी जा रही है, कोई पोस्ट दी जा रही है, उस पोस्ट के लिए आखिर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी क्यों नहीं है? व्हेन सम काइंड ऑफ जबकि किसी भी जॉब के लिए देश में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है। फिर एक इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो शैक्षिक योग्यता है सभी प्रकार की जॉब के लिए रिलेवेंट नहीं है, कह रहा है। जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू इंडियन क्रिकेटर टीम, अगर हम रिलेवेंट क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर किसी को इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री, तो क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए एजुकेशनल डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक क्रिकेट अच्छी तरह से खेलना एबिलिटी है। इसी प्रकार से द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एमपी एंड एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बनने के लिए
पीपल की चिंताओं को, प्रॉब्लमों को समझना आना चाहिए, जो एक क्वालिटी है, और उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखे और उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, यानी कि एक सेवा भाव, एक सेवा भाव होना चाहिए एक लीडर में, एक्टिव होना चाहिए उसे। वेदर दे कैन डू सो और नॉट, वो ऐसा करते हैं या नहीं, दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामाइंड बाई लैक्स ऑफ एग्जामिनर दियर वोटर्स। ऐसा एग्जामिन किया जा सकता है जो कई सारे एग्जामिनर हैं, हम लोग एक एग्जामिनर ही हैं। डियर वोटर, वोटर क्या है, अपने आप में एक एग्जामिनर हैं। आफ्टर 5 ईयर्स ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर उस लीडर्स ने अपना काम प्रॉपरली किया या नहीं किया। इवन इफ एजुकेशन वाज रिलेवेंट, अगर एजुकेशन को रिलेवेंट नेसेसरी किया जाएगा, इट शुड बी लेफ्ट टू पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। हमारे देश की अगर हम बात करें, पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक इसेंशियल माने इलेक्शन के लिए, तो वुड गो अगेंस्ट, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा। इसके पीछे अनदर रीजन क्या है कि इट वुड मीन डिप्राइविंग बल ए मेजॉरिटी ऑफ कंट्री सिटीजन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, जिसमें हम डिप्राइविंग कर सकते हैं जो मेजॉरिटी है कंट्री सिटीजन की राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कि कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। फिर अगर हम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ज़रूरी कर दें, तो जो कैंडिडेट एजुकेटेड नहीं है वो किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ पाएंगे। इफ़ फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA BCom BSc वॉज मेड कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट, अगर हम इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रेजुएट डिग्री इसेंशियल कर दें BA BCom BSc, तो मोर देन 90% जो सिटीजन है वो इनएलिजिबल होंगे, यानी अयोग्य हो जाएंगे चुनाव लड़ने से, क्योंकि उनके पास BA BCom की डिग्री नहीं होगी। अब अगर हम बात करें इलेक्शन कैंपेन की, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया एरिया को पॉपुलेशंस के बेसिस पर। उसके बाद इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, कैंडिडेटों के नाम उसमें डाले जाते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन किया जाता है कैंडिडेट का। नॉमिनेशन होने के बाद इलेक्शन कैंपेन किया जाता है। नॉमिनेशन में उसे डिटेल भरनी होती है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्शन कैंपेन है उसके बाद, नॉमिनेशन होने के बाद, नामांकन करने के बाद, किसी पार्टी से नामांकन कराने के बाद, जिसे पार्टी का टिकट मिलना भी बोला जाता है, इलेक्शन कैंपेन यानी कि चुनाव अभियान चलाए जाते हैं। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग में, जो देवी चौधरी लाल थे, उनका जो इलेक्शन के टाइम पे शेड्यूल था वो बहुत बिजी शेड्यूल था। मॉर्निंग 8 से नाइट के 11 तक उनका शेड्यूल चलता रहता था, और वो कई सारे जो सभाएं हैं, मीटिंग्स क्या करते थे, एड्रेस करते थे और लोगों को अपने स्कीम्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में बताया करते थे। इलेक्शन कैंपेन में हम ये जानेंगे जो मेन पर्पज होता है इलेक्शंस का, इज टू गिव पीपल ए चांस। इलेक्शन का मेन पर्पज लोगों को मौका देना है, टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, जिससे वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, एंड गवर्नमेंट को, एंड द पॉलिसीज, और वो पॉलिसी जो प्रेफर करते हैं। देयरफॉर हम देखते हैं इट इज नेसेसरी, ये बहुत नेसेसरी है, टू हैव फ्री एंड ओपन डिस्कशन, एक फ्री और ओपन डिस्कशन हो कि हु इज बेटर, कौन बेहतर प्रतिनिधि है, और विच पार्टी विल मेक बेटर गवर्नमेंट। लोगों के बीच में अगर ये एक आम सहमति बने, एक आम सभा आयोजित की जाए, उस मीटिंग में ये डिस्कशन किया जाएगी कौन एक बेहतर प्रतिनिधि है, विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी एक अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी, और व्हाट इज गुड पॉलिसी, और अच्छी पॉलिसी क्या है देश के लिए। दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के दौरान
हर पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स जो होते हैं या मेंबर जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो घर घर जाके कैंपेन करते हैं, वोट मांगते हैं, आइदर वो अपने पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, और इस तरीके से डोर टू डोर जाते हैं पार्टी मेंबर्स। इन अवर कंट्री में सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक। 2 हफ्तों तक चलता है हमारे देश में ऐसा अभियान, पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट, कब, जो अनाउंसमेंट होती है फाइनल लिस्ट की कैंडिडेट की, उसके बाद से द डेट ऑफ पोलिंग, पोलिंग तक, यानी कि जब तक मतदान नहीं हो जाता, एक डेट होती है जिस जिस डेट में हम नाम भी वापस ले सकते हैं। जैसे हमने इलेक्शन लड़ने के लिए क्या किया, डेट ऑफ पोलिंग तक, ड्यूरिंग दिस पीरियड में, इस पीरियड के दौरान द कैंडिडेट जो क्या करते हैं, कांटेक्ट बल, अपने वोटरों से कांटेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं इलेक्शन मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, चुनावी सभा करते हैं, जहां सभी लोग आते हैं और वो लीडर्स अपने स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, और वोटर्स से डोर टू डोर जाके मिलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइजेबल, और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अब सपोर्टर्स यानी कि सहयोग मांगती है, मोबिलाइज करके घर घर घूम के। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन बल। ये ऐसा समय होता है जब सारे अखबार, सारे टीवी चैनल्स और सारे न्यूज चैनल्स क्या होते हैं, इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी से भरे रहते हैं, और डिबेट्स कहते हैं, जो परिचर्चा होती है, डिबेट होते हैं, वाद विवाद जो होते हैं, उनसे भरा रहता है। क्योंकि न्यूज़ चैनल में भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किस जगह पर मीटिंग की, पब्लिक मीटिंग की, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी नई योजनाएं लेके आ रही है। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड। हम ये देखते हैं जो इलेक्शन कैंपेन होता है, चुनाव अभियान, इज नॉट लिमिटेड सीमित ही नहीं होते हैं टू 2 वीक, केवल 2 हफ्तों तक ही नहीं होते, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। जिन महीनों से, जिस डेट से जो इलेक्शन स्टार्ट होते हैं या इलेक्शन की डेट स्टार्ट होती है, उसके कई महीने पहले से जो पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं वो एक चुनाव अभियान शुरू कर देते हैं, चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं इन इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा जो चुनाव अभियान है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन, यानी लोग, जनता का ध्यान बड़े मुद्दों पर खींचने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जिस्ट गवर्नमेंट है उसने कौन सी बिग पॉलिसीज पर ध्यान नहीं दिया। तो जो कमियां हैं गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की कमियों को अपोजिशन पार्टी वाले एक पीपल तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि उनको सावधान करते हैं। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक, वो पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते टू दैट इश्यू, उन मुद्दों पर, एंड गेट देम टू वोट, उन मुद्दों पर जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं, और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जाता है। एंड गेट देम वोट फॉर देयर पार्टी, और अपनी पार्टी के नाम, पार्टी के लिए वोट मांगे जाते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स, देखें जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा विभिन्न चुनावों में इन नारों का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, लेड बाय इंदिरा गांधी ने शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने, और गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जब लोकसभा 1971 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी थी, उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया। द पार्टी प्रॉमिस्ड वेल, इस पार्टी ने वादा किया कि ऑल द पॉलिसीज, गवर्नमेंट की सभी पॉलिसीज को टू रिमूव, किस में लगाया जाएगा, गरीबी हटाने में लगा जाएगा देश से। द पार्टी प्रॉमिस्ड, इस पार्टी ने ये प्रॉमिस किया कि वो रीओरिएंट करेगी सभी पॉलिसीज गवर्नमेंट को, और देश से गरीबी को बाहर करेगी। सेव डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बचाओ, एक स्लोगन था जनता पार्टी के द्वारा, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक इस पार्टी के नेता थे, जनता पार्टी के। इन द लोकसभा इलेक्शन में जो 1977 में
ये थे द पार्टी प्रॉमिस्ड, पार्टी ने ये प्रॉमिस किया कि अंडर द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो एक्सेसेस कमिटेड जो ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान सिविल लिबर्टीज जो थी उनको रिस्टोर करना, यानी प्रजातंत्र बचाने को लेकर उन्होंने एक नारा दिया था। लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू टिलर्स इन वेस्ट बंगाल, जो लेफ्ट फ्रंट था यूज स्लोगन लैंड टू द टिलर्स, जो लैंड जमीन थी टिलर्स को, जो जमीन को क्या करते थे, टिल करते थे, प्लॉटिंग करते थे। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन ने ये नारा दिया था, लैंड टू द टिलर्स। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, जो तेलुगुज जो लोग थे तेलुगु, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना, एक स्लोगन दिया था एन टी रामाराव ने, जो तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी थी, स्टेट पार्टी, उसने स्टेट असेंबली इलेक्शन में 1983 में उनके आत्मसम्मान, तेलुगु लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा के करने से रिलेटेड एक स्लोगन दिया था। इन डेमोक्रेसी हम देखते हैं इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन, ये बेस्ट होगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट को फ्री करें टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन के लिए, वो अपना प्रचार करें द वे दे वांट टू, जिस तरीके से करना चाहें वो अपना प्रचार कर सकते हैं। दे आर फ्री बट इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू इंजर, कभी कभी ये भी होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो इलेक्शन में जो पार्टियां होती हैं कैंपेन जो चलाती हैं, इंश्योर एवरी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, हर कैंडिडेट और हर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो क्या करें, उनको फेयर और इक्वल चांस मिले, फेयर तरीके से काम करें और इक्वल समान उनको मौका मिले तो कंपटीशन करने का। जैसा कि हमने देखा ऐसे ही अगर हम जो हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, एक अलग अलग नारा देती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया था या सेव डेमोक्रेसी का दिया था, लैंड टू द टिलर्स का नारा दिया था वेस्ट बंगाल में 1977 में। ऐसे अच्छे दिन आएंगे 2014 में जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था लोकसभा का, उस समय बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था ये स्लोगन कि अच्छे दिन आएंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जब लड़ती है तो कुछ ना कुछ स्लोगन क्या करती है, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करती है। अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, जो इलेक्शन लॉ होते हैं, हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर कैंडिडेट को जो कैंपेन चलाते हैं उसके लिए वो फ्री होने चाहिए, ताकि वो अपने जो इलेक्शंस में कैंपेन करते हैं, जो प्रोपोगंडा करते हैं, प्रचार करते हैं, वो फेयर एंड फ्री करें, हो फेयरली हो। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइन बनाई है पॉलिटिकल पार्टीज और एक कैंडिडेट के लिए, जो उन्हें इलेक्शन कैंपेन के दौरान फॉलो करनी पड़ती है। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर या कोई भी कैंडिडेट, नॉन पार्टी कैंडिडेट जो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो किसी भी वोटर्स को ब्राइब, रिश्वत नहीं दे सकता, न उसे थ्रेटन यानी धमका सकता है। कई बार हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अल्कोहल देते हैं, जो क्या है, इलीगल है। यानी किसी वोटर्स को आप क्या कर सकते हैं, लालच नहीं दे सकते हैं और धमका नहीं सकते हैं उसको फोर्सली, जैसा कि मैक्सिको में हमने देखा था, जब हमने पढ़ा था कि वहाँ पर फोर्स किया जाता था गवर्नमेंट टीचरों को कि वो पीआरआई पार्टी को ही वोट करेंगे। अपील टू द नेम इन द नेम ऑफ कास्ट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या नॉन पार्टी कैंडिडेट के द्वारा कास्ट के लिए वोट मांगना, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कि मैं भी हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ तो आप भी मुझे वोट करें, धर्म के नाम पर वोट को नहीं मांगा जा सकता। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज, किसी भी इलेक्शन कैंपेन में, चुनाव अभियान में, चुनाव प्रचार में गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हैं।
हम 108 जो गाड़ी है उसका यूज पेशेंट को लाने में ही करेंगे, उसका यूज हम इलेक्शन कैंपेन में नहीं करेंगे कि हम 108 गाड़ी में या किसी भी गवर्नमेंट प्लेसेस का यूज हम इलेक्शन के कैंपेन में नहीं करेंगे, जो अलाउड नहीं है। स्पेंड मोर देन रेस्ट 25 लाख। पता चल रहा है हम पुलिस की गाड़ी या हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में कर रहे हैं, मरीजों को ले जाना छोड़ के। स्पेंड मोर देन 25 लाख। 25 लाख से ज़्यादा क्या कर रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं फॉर ए लोकसभा इलेक्शन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम 25 लाख से ज़्यादा प्रचार में खर्च नहीं करेंगे, और 10 लाख से ज़्यादा असेंबली इलेक्शन में। अगर हमें लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, और स्टेट असेंबली में 10 लाख से ज़्यादा। लेकिन आपने देखा है जो इलेक्शंस होते हैं उस टाइम में पॉलिटिकल पार्टी वाले लाखों छोड़िए करोड़ों रुपए क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इलेक्शन कैंपेन में कई सारा पैसा वो यूज करते हैं। इफ़ दे डू सो, यदि वो ऐसा करते हैं, इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड, इलेक्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। बाय द कोर्ट के द्वारा इलेक्शन रिजेक्ट किया जा सकता है, इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। हालांकि वो इलेक्टेड ही क्यों ना हो गए हो, इसके बावजूद अगर ये पता लगता है कि उस पॉलिटिकल पार्टीज ने अनफेयर तरीके से इलेक्शन जीता है या ज़्यादा अमाउंट उसने इलेक्शन पे खर्चा किया है, तो वो जो इलेक्शन है वो इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा इलेक्शन जीतने के बाद भी। इन एडिशन टू द लॉज ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन अवर कंट्री हैव एग्री द मोड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं आचार संहिता जो लगती है जैसे ही इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाती है कि इतने मंथ बाद इलेक्शन होंगे उस एरिया में, तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान गवर्नमेंट की पावर चली जाती है हाथ से। वो कोई भी नई पॉलिसी, नई प्रोग्राम या नई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकती, या कोई डिसीजन नहीं ले सकती है देश के फेवर में, नई पॉलिसीज डिक्लेयर नहीं कर सकती वो। इसी को कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो गवर्नमेंट में है, जो गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट में है, वो पावरलेस हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। इस कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ये भी देखा जाता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी वर्शिप प्लेस का यूज नहीं करेगी इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए। हम किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है या गुरुद्वारा है, इन जो रिलीजियस प्लेस हैं इनका यूज हम इलेक्शन कैंपेन के लिए, प्रोपोगंडा के लिए नहीं कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल का या एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल कोई भी सरकारी अधिकारी चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। वन इलेक्शन आर अनाउंस, जैसे ही एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होने के बाद, कोई भी मिनिस्टर जो कैबिनेट में है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, नॉट ले फाउंडेशन स्टोन, किसी भी नए प्रोजेक्ट की आधारशिला नहीं रखेंगे और कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं वो, क्योंकि उन दौरान उनकी जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। एनी प्रॉमिस, और किसी भी पब्लिक फैसिलिटी के लिए जो जनता के लिए किया जाता है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, भले ही वो गवर्नमेंट में ही क्यों नहीं है। गवर्नमेंट से ये पावर ले ली जाती है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स की अगर हम बात करें, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन के बाद फाइनल स्टेज जो आती है इलेक्शंस की आती है। इलेक्शन के दिन व्हेन द वोटर, जो वोटर होते हैं,
कास्ट वोट डालते हैं या पूल करते हैं अपने वोटों को। दैट डे इलेक्शन डे कहलाता है वो। एवरी पर्सन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, उसी वोटर लिस्ट में जिसके नाम होते हैं वो एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। जिनके नाम नहीं होते उसमें वो नहीं होते एलिजिबल। तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि बहुतों के नाम नहीं होते हैं, डिलीट हो जाते हैं किसी लापरवाही से। एवरी पर्सन जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है कैन गो, वो नियर बाई पोलिंग बूथ में जाता है। उसे इन्फॉर्म किया जाता है पहले ही कि उसका जो पोलिंग बूथ है वो किस जगह पर है। अक्सर देखा जाता है कि अलग अलग एरिया के लोगों का पोलिंग बूथ उनके नियर बाई इलाके में ही होता है जहाँ वो रहते हैं। सिचुएटेड यूजली इन लोकल स्कूल, जो लोकल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का, बेसिकली पोलिंग बूथ वहाँ बनाया जाता है जिससे कि लोकल पीपल आसानी से अपने वोट को दे सकें। और उसमें जो ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट ऑफिसर, वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, एक बार जो वोटर होता है जो बूथ के अंदर जाता है, बूथ उसको बोलते हैं जो जहाँ पर हम इलेक्शन में वोट देने के लिए जाते हैं जिस दिन, दैट कॉल ए बूथ। द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफायर, सबसे पहला जैसे ही वोटर होता है वोट देने वाला, वो अंदर जाता है बूथ के, तो इलेक्शन जो अधिकारी होता है वो उसको पहचानता है। आइडेंटिफायर उसका नाम अपने इलेक्टोरल लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होती है, उससे मैच करा जाता है। पुट ए मार्क्स ऑन हर फिंगर, और उसके फिंगर पर एक स्याही चढ़ाई जाती है फिंगर पर। एंड अलाउ हर टू कास्ट द वोट, नाम मैच होने के बाद उसको वोट देने के लिए अलाउ किया जाता है। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट, हर कैंडिडेट के एजेंट इलेक्शन जो पोलिंग बूथ होता है उसके बाहर खड़े रहते हैं। अलाउड टू सिट इनसाइड, उनको भी पोलिंग बूथ में बैठने का अधिकार होता है। एंड इंश्योर दैट वोटिंग टेक प्लेस इन, ताकि वो भी देख सकें कि जो इलेक्शन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेटों को, अलग अलग पार्टी के मेंबरों को पोलिंग बूथ में बैठ के ऑब्जर्व करने का अधिकार होता है कि जो इलेक्शन हो रहा है वो राइट में फेयरली हो रहा है। इस तरीके से अर्लियर हम देखें अगर, द वोटर्स जो होते हैं यूज टू इंडिकेटेबल हु दे वांटेड टू वोट, वो किसे वोट करना चाहते हैं, बाय पुटिंग ए स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। जो इलेक्शन कराए जाते थे पहले, जिसको वोट करना चाहते हैं, वहाँ पहले क्या होता था, एक स्टैम्प होती थी और एक बैलेट पेपर होता था। उस बैलेट पेपर में जो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम होते थे और उनके आगे उनके इलेक्शन सिंबल होते थे। जैसे किसी का पेन है, किसी का बल्ब है, या किसी का सिलेंडर है, या किसी का लोटस है। तो जो अलग अलग पार्टी कैंडिडेट के सिंबल होते थे, उस स्टैम्प को उस कैंडिडेट के सिंबल में हमें मुहर लगानी होती थी और उसको फिर बॉक्स में डालते थे। पेपर इन ए सीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जिसमें उस बैलेट पेपर में क्या होता था, उस कंटेस्टिंग जो चुनाव लड़ रहा है कैंडिडेट उसका नाम होता था, उसकी और पार्टी नेम एंड सिंबल होता था। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, अब उसके बदले आजकल बैलेट पेपर से इलेक्शंस नहीं होते हैं। पहले बैलेट पेपर से होती थी, थोड़ा वैलिडिटी लोगों में ट्रस्टेबल थे। वो कई सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं आजकल ईवीएम मशीन में कि ये फ्रॉड हो गया, या ये ट्रस्टेबल नहीं है, या मशीन में कुछ गड़बड़ की हुई है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था, लंबा टाइम लगता था काउंटिंग करने में। लेकिन आजकल ईवीएम है तो इलेक्शंस के नतीजे भी जल्दी आ जाते हैं। नाउडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है आर यूज टू रिकॉर्ड, वोट को रिकॉर्ड करने के लिए। द मशीन शो द नेम ऑफ कैंडिडेट, उस मशीन में कैंडिडेट के नाम होते हैं, पार्टी का सिंबल होता है,
जो कैंडिडेट की पार्टी का सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, उनका भी सिंबल होता है। जो इंडिपेंडेंट, जो किसी पार्टी, दो नॉन पार्टी कैंडिडेट कहते हैं, जिसको हिंदी में निर्दलीय कहते हैं, जो किसी दल का नहीं होता है, वो भी बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे एक इंडिपेंडेंटली नॉन पार्टी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इसमें भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको सिंबल दिया जाता है, अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल के द्वारा। ऑल द वोटर्स हैज टू डू इट, प्रेस द बटन। और सभी वोटर्स को, जो 1 बाय 1 पोलिंग बूथ पर वोटर्स आते हैं, उनके नाम वेरिफिकेशन करने के बाद उनके फिंगर में स्याही लगती है, और उसके बाद वो जिसे चाहें उसे अपने फेवरेट लीडर्स को वोट डाल सकते हैं बटन दबा के, अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट। उसके नाम के आगे जो सिंबल है, जिसके सपोज हम बात करें किसी लीडर की जिसे हम वोट देना चाहते हैं, तो हम उसका नाम देखेंगे, उसके सिंबल देखेंगे, उसके आगे एक बटन होगा, उसको प्रेस कर देंगे तो एक बीफ की आवाज़ आएगी, लंबी लाल कलर की बत्ती जलेगी। उसका अर्थ है कि हमने अपना वोट अपने फेवरेट लीडर को दे दिया है। और उसके बाद वो मशीन बंद हो जाती है। हम 2 बार नहीं कर सकते हैं, उसको बटन को 2 बार नहीं दबा सकते हैं। फिर दोबारा से नया कैंडिडेट आएगा, उसके वेरिफिकेशन के बाद, उसका नाम वेरीफाई करने के बाद ऑफिशियल के द्वारा उसके हाथ में स्याही लगेगी। उसके बाद दोबारा वो अपने फेवरेट लीडर को वोट कर सकता है। कैंडिडेट सी वांट्स टू गिव हर वोट वंस द पोलिंग इज ओवर। एक बार जब पोलिंग ओवर हो जाता है, ऑल द ईवीएम, जो सभी ईवीएम मशीनें हैं, वो सील कर दी जाती हैं एंड टेकन टू सिक्योर प्लेस, और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाके रख दी जाती है। और तब तक, जब तक कि इलेक्शन काउंटिंग नहीं होता है, वोटों की काउंटिंग नहीं होती है, तब तक वहाँ पर उस जगह पर सिक्योरिटी लगी रहती है। फ्यू डेज लेटर ऑन द फिक्स्ड डेट, कुछ दिनों के बाद एक निश्चित दिन में, ऑल द ईवीएम बल, सभी ईवीएम जो होती हैं, जो सभी कॉन्स्टिट्यूंसी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया से ओपन होती हैं, और वोट को सिक्योर किया जाता है। बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, हर कैंडिडेट के द्वारा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने वोट मिले हैं उनको काउंट किया जाता है। द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेटों के एजेंट, जैसे जिस दिन पोलिंग बूथ में वोटिंग होती है, उस दिन भी तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट वहाँ पर बैठे रहते हैं, ताकि वो ये देखें कि इलेक्शन सही तरीके से हो रहे हैं, फेयरली हो रहे हैं। और उस दिन भी, जिस दिन काउंटिंग होती है, उस दिन भी अदर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट वहाँ पे होते हैं। और एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे, हम देखते हैं द कैंडिडेट वो सिक्योर वर, वो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है, वोटों के सबसे ज़्यादा होते हैं जिनके वोट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसको डिक्लेयर क्या किया जाता है, इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, उसको इलेक्टेड यानी जीता हुआ उम्मीदवार होता है वो। इन जनरल इलेक्शन में हम देखते हैं यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट, जो काउंटिंग होती है वोटों की, इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी में टेक प्लेस, एक साथ होती है एट द सेम टाइम में और सेम डे में। टेलीविज़न चैनल होते हैं, वो हर समय सुबह से ही लाइव कवरेज बताते हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस जगह से आगे चल रहा है या फाइनली वो जीत गया है। रेडियो और न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है इस इवेंट्स की कुछ घंटों में ही। काउंटिंग ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड, इट बिकम क्लियर हु विल फॉर्म, और एक बार रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि आखिर कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती है और कौन सी अब गवर्नमेंट बनाएगी। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, या जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेके आती है, या जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीते होते हैं, फाइनली वो गवर्नमेंट बनाती है। व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो
इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। हम क्यों कहते हैं कि हमारे जो इलेक्शंस है हमारे कंट्री में वो डेमोक्रेटिक हैं? वी गेट टू रेड ए लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस। हमने अपने देश में देखा है कि बहुत सारे अनफेयर यानी गलत तरीके अपनाए जाते हैं देश में। इलेक्शंस के टाइम पर न्यूज़पेपरों में, टेलीविज़न रिपोर्टों में अक्सर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, एलिगेशंस लगते हैं। मोस्ट ऑफ दिस रिपोर्ट, बहुत सारी जो रिपोर्टें आती हैं अबाउट द फॉलोइंग: इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून नेम इन द वोटर लिस्ट। इंक्लूजन मतलब जो झूठे नाम हैं यानी जो फेक हैं उनके नाम शामिल किए इंक्लूजन शामिल किए जाते हैं, और जो जेन्यून नेम है, जो वास्तव में वोटर्स हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वालों को ये पता होता है कि कितने लोग किस जगह से उनके सपोर्टर हैं, तो इस बेसिस पर बहुत बार इलेक्शन कमीशन तो वैसे फेयरली काम करता है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है, ये एलिगेशंस लगते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया से इतने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नाम एक एरिया से डिलीट हो गए हों वोटर लिस्ट में? दूसरा, कई बार ये कंप्लेन आती है कि पॉलिटिकल पार्टी या लीडरों ने मिसयूज किया है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का। ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अधिकारियाँ, ऑफिशियल्स रूलिंग पार्टी में हैं, जो मिसयूज करते हैं वो गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ का। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, और कई बार देखा जाता है वो बहुत ज़्यादा मनी क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। जो रिच कैंडिडेट होते हैं और या जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो करती हैं। और इंटिमिडेशन ऑफ वोटर एंड रिगिंग ऑन पोलिंग डे। पोलिंग डे के दिन बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है, उनको लालच दिया जाता है रिगिंग के द्वारा। मैनी ऑफ दिस रिपोर्ट, और बहुत सारी जगह ये देखा जाता है कि जो रिपोर्ट है वो करेक्ट होती है। वी फील अनहैप्पी कह रहा है, हम अनहैप्पी फील करते हैं व्हेन वी रीड, जब हम ऐसी खबरें, रिपोर्टें पढ़ते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरों ने या इस कैंडिडेट, नॉन पार्टी कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ने के लिए वोटर्स को क्या दिया, लालच दिया, या डराया धमकाया, या गवर्नमेंट रिसोर्सेस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का गलत तरीके से यूज किया। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं, बट फॉर्चुनेटली हम देखते हैं दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल, उस ज़्यादा मात्राओं में नहीं होता, एज डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। जो पर्पज ऑफ इलेक्शन है, प्रपोज, जो इलेक्शन का जो लक्ष्य है, दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन। अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन पूछें, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट। अगर एक क्वेश्चन पूछें, क्या एक पार्टी जो चुनाव जीतती है, जो पावर में आती है, क्या इसलिए नहीं आती कि उसको पॉपुलर सपोर्ट मिला होता है, बट दो इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस, या क्योंकि इसलिए आती है कि वो पॉपुलर जो दो इलेक्ट्रोल मेल प्रैक्टिसेस यानी कि जो उसने कुशासन किया है उसके द्वारा आती है। दिस इज वाइटल क्वेश्चन, लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एक्सपर्ट। अगर ये क्वेश्चन हम देखें, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस की बात करें, जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन करवाता है देश में 5 ईयर के गैप में, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करना किसी एरिया में, वो तो खैर एक बार ही डिसाइड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा वोटर लिस्ट तैयार करना, नॉमिनेशन वो करना, पार्टी को सिंबल देना, इलेक्शन करवाना देश में, तो बहुत सारे काम देखे जाते हैं। ऑन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर, एक सिंपल तरीका होता है ये चेक करने का कि
वेदर जो इलेक्शंस हुए हैं वो फेयर हुए हैं या नहीं। नॉट इज टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन, ये देखना नहीं कि इलेक्शन कौन करवा रहा है, बल्कि इलेक्शन फेयरली हुई है या नहीं ये चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, क्या एक इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के अंडर काम करता है या फ्रीली काम करता है। वैसे तो फ्रीली काम करता है वो। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस ऑन प्रेशराइज देम, क्या जो गवर्नमेंट है या रूलिंग पार्टी है वो प्रेशराइज कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है। डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या उनके पास इनफ पावर होती है देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की। डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, क्या एक्चुअली वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है क्वाइट पॉजिटिव है हमारे देश के लिए। इन आवर कंट्री में हम देखते हैं, इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्ट बाय इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र है और पावरफुल इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। इट इंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक ही प्रकार की इंडिपेंडेंस इंजॉय करते हैं जैसे जुडिशरी है, जैसे हमारे देश की जुडिशरी है और इलेक्शन कमीशन है। ये दोनों ही डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट के ऐसे हैं जो फ्रीली काम करते हैं, विदाउट एनी प्रेशराइज, बिना किसी प्रेशर के काम करते हैं, बिना किसी बिना किसी इंटरफियरेंस नहीं रहता है गवर्नमेंट का इन दो डिपार्टमेंट पर। द चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है CEC, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है 6 ईयर्स के लिए। बट वंस अपॉइंटेड, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन क्या है, इज नॉट आंसरेबल, प्रेसिडेंट को आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आंसर नहीं कर सकता वो प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट उससे ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकता है रिगार्डिंग द इलेक्शन। इवन इफ द रूलिंग पार्टी, यहाँ तक कि जो रूलिंग पार्टी है या जो गवर्नमेंट है, डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, कभी कभी कमीशन जो इलेक्शन कमीशन होता है कुछ ऐसा करता है जिसे गवर्नमेंट पसंद नहीं करती, इवन देन वो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के इस पॉलिसीज पर या इन नियमों पर या जो भी उसने इलेक्शन डेट डिक्लेयर करी है उस पर कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। फ्रीली काम करती है, इंडिपेंडेंटली काम करती है वो, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी इंटरफियरेंस, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी डर के, बिना किसी हस्तक्षेप के काम करती है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट कमीशन डज, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर, यह बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन को उसके पद से हटाना, क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद वो प्रेसिडेंट को आंसर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ही कैन नॉट आंसरेबल, ही इज़ नॉट आंसरेबल, आंसर करने के लिए मतलब जरूरी नहीं है कि वो आंसर करे, आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है वो प्रेसिडेंट का। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड में हैव सच वाइड रेंजिंग पावर होती है, जितने की बहुत कम इलेक्शन कमीशन को संसार में और देशों में इतनी पावर शायद ही मिलती हो जितने की भारत की इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर मिली है। यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हम देखते हैं, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन बल, वो डिसीजन लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल, जो भी कंडक्ट होते हैं इलेक्शन कराए जाते हैं या उनमें जो कंट्रोल किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के बाद से इलेक्शन के नतीजे आने तक की जो एक्टिविटीज हैं या जो भी उस समय देश में कराया जाना है वो सब इलेक्शन कमीशन के अंदर कराया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर, जो देश में पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, जो पीस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो राजा होता है उस टाइम पर, उसके हाथ में सारी पावर आ जाती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं गवर्नमेंट में 60 ईयर्स तक काम करते हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट होती है वो जो टेम्परेरी होती है 5 ईयर्स के लिए।
इट इम्प्लीमेंट वेल, ये क्या कहता है, इट इम्प्लीमेंट करता है द कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट में मैंने आपको बताया था कि कितना तक वो खर्च कर सकते हैं, लोकसभा में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, और विधानसभा इलेक्शन के लिए वो 10 लाख खर्च कर सकते हैं, और लोकसभा के लिए 25 लाख खर्च कर सकते हैं। और इसमें किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज या गवर्नमेंट व्हीकल का यूज नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी एक रिलीजियस प्लेस को मीटिंग के लिए वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं वो प्लेस, और किसी को ज़बरदस्ती धमका नहीं सकते हैं, थ्रीट नहीं कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। पनिश एनीवन, और कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी, न्यू पॉलिसीज को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है। पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी वायलेट, इट इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती की एंड पनिश एनी कैंडिडेट, और किसी भी कैंडिडेट को वो पनिश कर सकती है, और पार्टी को डेट वायलेट, जो इसे तोड़ता है। जो भी पार्टी कैंडिडेट या पार्टी का मेंबर इसे तोड़ता है, इफ एनीवन वायलेट दिस रूल्स द कोड ऑफ कंडक्ट ही मे बी पनिश, उसको सजा हो सकती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड के दौरान द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है किस बारे में, कि वो जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसे पार्टीज को फॉलो करने हैं, और प्रिवेंट, और रोकना है यूज एंड मिसयूज, जो इस्तेमाल है और जो मिसयूज है, दुरुपयोग है गवर्नमेंट पावर्स का, वो नहीं करना है। इट मीन्स द इलेक्शन कमीशन कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट अबाउट द गाइडलाइंस of the election commission which should be followed by the political party and the leader, कि what should be done during the election time में क्या किया जाना चाहिए। मिसयूज नहीं कर सकना है, किसी भी गवर्नमेंट को मिसयूज नहीं करना है रिसोर्सेज का, या प्रिवेंट करना है वो इस्तेमाल करने से। इट चांस टू विन इलेक्शन और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, इलेक्शन कमीशन के पास पावर हो जाती है कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के ट्रांसफ़र भी कर सकता है, या कहीं पर ड्यूटी लगाने के लिए भेज सकता है। व्हेन वन इलेक्शन ड्यूटी, हम देखते हैं ऑन इलेक्शन ड्यूटी में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं करते हैं। इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट के अंडर थोड़ी किया जाता है काम, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम किया जाता है, किसी भी ऑफिसर का जो काम होता है, और इस इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। इन द लास्ट 25 ईयर्स में हमने ये देखा है, द इलेक्शन कमीशन हैज बिगन द एक्सरसाइज इट ऑल पावर्स एंड इवन एक्सपेंड देम। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत कॉमन हो गया है टू रिप्रिमेंड एंड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दियर लैप्सेस व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल केम टू द ओपिनियन। जब इलेक्शन जो ऑफिशियल्स होते हैं, चुनाव अधिकारी जो होते हैं, ओपिनियन बनाते हैं वो दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर, कि किसी बूथ पर, किसी मतदान केंद्र पर जो वोट डाला गया था वो फेयरली नहीं था, यानी कि वहाँ पर कुछ धांधली हुई थी या कुछ करप्शन हुआ था। इवन ऑन इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी, या पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो दे ऑर्डर टू रिपोल, तो दोबारा से रिपोल हो सकता है। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये डिक्लेयर करता है कि किसी जगह पर, किसी बूथ पर जो वोटिंग हुई थी वो सही तरीके से फेयरली नहीं हुई थी, अगर ये कह दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि उस इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी पर्टिकुलर एरिया में दोबारा से वोटिंग कराई जाए। द रूलिंग पार्टी ऑफन विल, रूलिंग पार्टी जो होती है, जो उस समय रूल कर रही है, चाहे विधानसभा में कर रही है या सेंट्रल में कर रही है, अक्सर देखा जाता है डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन जो भी एक्टिविटी करता है, किसी भी पर्टिकुलर डे को एक इलेक्शन डे डिक्लेयर कर देता है, वोटिंग डे, या किसी भी पार्टीज को या गवर्नमेंट को जो ऑर्डर देता है, उस समय इंस्ट्रक्शन देता है जिसे फॉलो करना होता है। इसी तरह इसी कारण से जो गवर्नमेंट होती है उस समय वो क्या करती है, इलेक्शन कमीशन की जो पॉलिसीज होती हैं, जो गाइडलाइन होती है, जिसे उसे फॉलो करना ही पड़ता है, उसे फॉलो करने के कारण उस समय, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो कहीं अक्सर देखा जाता है कि
जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट उस समय रूल कर रही है, वो इलेक्शन कमीशन के इस तरह के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना चाहती और इसी कारण से पसंद नहीं करती है वो। एंड बट दे हैव टू ओबे, लेकिन पसंद नहीं भी करती है गाइडलाइंस को, फिर भी उसे ओबे करना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं हुआ होता यदि ईसी जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, देश में उसको इतनी फ्रीडम नहीं दी होती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो शायद गवर्नमेंट ईसी के सामने नहीं झुकती और ईसी को ऑर्डर देती। जैसे हमारे देश में जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उनके जो जज हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद वो अपना काम करने के लिए क्या है, फ्री माने जाते हैं। पॉपुलर अगर हम पर्सिपिटेशंस की बात करें, अनदर वे जो है, एक और तरीका है जो इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को हम सुधार सकते हैं और गलत तरीकों को रोक सकते हैं। वेदर पीपल पार्टिसिपेट वेल, यहाँ तक कि वेदर पीपल उसको पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं इंथुथियाज्म के साथ। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस, यदि देश में जो चुनाव हो रहा है अगर वो फ्री और फेयरली नहीं हो रहा है तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू, तो लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पीपल विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, वो कहेंगे जब फेयरली हो ही नहीं रहा है, जब करप्शन हो रहा है, जब इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन फॉलो ही नहीं हो रही है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा। डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है डेमोक्रेसी में हर इंसान। लेकिन ड्रॉ सम कंक्लूजन निकाला जाएगा अबाउट पार्टिसिपेंट इन इंडिया। अगर हम देखें, पीपल जो पार्टिसिपेशंस करते हैं इस इलेक्शन में यूजली मेजर बाय वोटर, वोटर के टर्नआउट से फाइंड आउट किया जाता है। जो टर्नआउट होता है इंडिकेटर है, एक इंडिकेट्स करता है परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर, कि कितने परसेंटेज लोग एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबल हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18। भाई कोई भी मैन और या मेल और फीमेल जो है, किसी भी कास्ट का, किसी भी कलर का और किसी भी रिलीजन का, किसी भी भाषा को बोलने वाला फ्री है वोट करने के लिए। एक्चुअली कास्ट देयर वोट करता है। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स में अगर हम देखें, द टर्नआउट इन यूरोपियन, जो टर्नआउट था यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका में, वो क्या हुआ है, घटा हुआ है। और इन इंडिया में जो टर्नआउट है आइदर रिमेन स्टेबल, या तो स्टेबल हुआ है, स्थिर रहा है, या तो ऊपर की ओर गया है। इन इंडिया में हम देखते हैं द पुअर एंड इलिटरेट वर्ल्ड। अब इंडिया में जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट द चाइना। तो इतना जो बड़ा देश है, तो इंडिया में हम कहते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड माना जाता है भारत, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। और सबसे ज़्यादा वोट देने वाले लोग क्या हैं भारत में, मतदाता सबसे ज़्यादा भारत में है। पॉपुलेशन चाइना की सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ वोटर सबसे ज़्यादा नहीं है, मतदाता नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन सेकंड नंबर में है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वोटर्स इसी कंट्री में है। तो जहाँ यहाँ के इंडिया में जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, गरीब हैं, इलिटरेट हैं एंड अंडर प्रिविलेज पीपल है, वोट वो करते हैं जो लार्ज प्रोपोर्शन में, ज़्यादा अनुपात में, एज कम्पेयर टू रिच। रिच लोगों के मुकाबले में ये देखा जाता है कि जो प्रिविलेज सेक्शंस हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा वोट करते हैं। दिस इज इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर हम कंपेयर करें इंडिया के पुअर लोगों को अमेरिका के पुअर लोगों के साथ, तो हम ये देखेंगे इंडिया में जो शेयर है, जो रेशियो है पुअर पीपल का वोट देने का, वो ज़्यादा है। पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड वाइट पीपल। मतलब संसार में हम कहीं भी देखें, अमेरिका ही नहीं या इंडिया ही नहीं, संसार में कहीं भी अगर हम पुअर पीपल्स को देखें, इलिटरेट लोगों को देखें, तो उनका जो रेशियो देखेंगे वोट देने का, वो हमेशा से ज़्यादा देखा गया है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक वोट्स जो होते हैं, इस तरीके से हमने ये देखा
जो कॉमन पीपल होते हैं इंडिया में अट्रैक्ट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। जो आम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लॉट ऑफ, कई सारे लोगों को, और इलेक्शन में इनका इम्पोर्टेंस भी होता है। दे फील, वो ये फील करते हैं दैट तो इलेक्शन के माध्यम से दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। इट मीन्स इलेक्शंस में उनको अपनी ताकत दिखाई देती है, कॉमन सिटीजन को वो प्रेशर ला सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में एंड एडॉप्ट पॉलिसी, और जो एडॉप्ट पॉलिसी एंड प्रोग्राम होते हैं फेवरेबल टू देम है उनके लिए। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोटर्स मैटर इन दिस वे थिंग्स आर रन। जो चीज़ें हो रही हैं देश में वो क्या हो सकते हैं, महसूस करते हैं कि देयर वोट, उसका जो वोट है वो मैटर करता है। एक देश में जो चीज़ों को चलाने का तरीका है, वे थिंग्स हैं जो देश में चल रही हैं या देश में जो चलेंगी, कहीं ना कहीं उनकी जो वोट है, उनकी जो पॉलिसीज हैं किसी वर्ग के लिए सही है नहीं है, वो एक वोटर डिसाइड करते हैं कि वेदर वो पॉलिटिकल पार्टी को उन्हें वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।